हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है डिजीज़ ऑफ फील्ड क्रॉप्स। और आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपका पीस पॉल्ट्री मिल्ड्यू डिजीज़। ठीक है, यानी मटर का जो चूड़ित आस्था रोग है उसके बारे में मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा। तो आइए अपनी क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ पीस पॉल्ट्री मिल्ड्यू डिजीज़ के बारे में। सबसे पहले हम स्टूडेंट जानेंगे कि पीस पॉल्ट्री मिल्ड्यू डिजीज़ का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो वैसे जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, ये जो इसका पैथोजेंस होता है वो फंजाई होता है, और जिसका डोमेन होता है वो यूकैरियोटा होता है, किंगडम फंजाई होता है। ठीक है, इसका जो डिवीज़न है वो एस्कोमाइकोटा होता है, क्लास जो होता है वो लियोमाइटोसिडी होती है। ठीक है, और इसका ऑर्डर जो होता है वो इरिस्पेस होता है, फैमिली इसका इरिस्पेसी होती है, जीनस इसका इरिस्पे होता है, और स्पीसीज इसकी जो होती है वो पीसी होती है। इस प्रकार इसका नोमेनक्लेचर है वो इरिस्पे पीसी जो है वो होता है। ठीक है, इसके बाद हम इसके आगे डिटेल से बात करेंगे कि जो यह रोग जो है वो संसार के सभी भागों में पाया जाता है। मोस्टली इंडिया में जो भी स्टेट्स ग्रोइंग हैं, मतलब कि जहाँ पर मटर की खेती की जाती है वहाँ पर, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, और बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, जहाँ पर भी दलहन की खेती की जाती है, मटर उगाया जाती है, वहाँ पर ये रोग प्रमुख रूप से पाया जाता है। ठीक है, और सर्वप्रथम भारत में इस रोग जो कहाँ देखा गया था, 1918 में उल्लेखित किया गया था। मटर इस रोग का आक्रमण शुष्क मौसम में फलियों में बनते समय होता है। तो सबसे पहले इंडिया में इस डिजीज को जो आइडेंटिफाई किया गया था 1918 में किया गया था, और मोस्टली यह रोग का प्रकोप जो होता है जब, जैसे कि मान लीजिए कि फरवरी के बाद का जो महीना होता है, जब इन्वायरमेंट थोड़ा ड्राई होने लगता है, शुष्क मौसम होता है, उस समय इस रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है। ठीक है, और शीघ्र पकने वाली जातियों में हानि कम होती है। ठीक है, तो जो मटर की जो शीघ्र मैच्योरिटी वेराइटीज़ होती हैं, शीघ्र पकने वाली प्रजातियां होती हैं, उसमें इसका प्रकोप कम देखा गया है। ठीक है, जो फली देर में पकती है, मतलब लेट मैच्योरिटी जिसमें आती है, मोस्टली आपका जनवरी फरवरी के महीने में, उस वेराइटीज़ में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है। ठीक है, जो शीघ्र पकने वाली हैं, अर्ली वेराइटीज़ होती हैं पीस की, उसमें ये डिजीज जो है वो कम आती है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। और रोग का जब भीषण प्रकोप 100% होता है तो तब खेत में फलियों की संख्या 21 से 31% तक घट जाती है, और उनके भार में 26 से 40% तक कमी आ जाती है। ठीक है, तो इसमें अगर इसका प्रकोप अधिकतम हो जाता है, मतलब कि अगर ज़्यादा मात्रा में ये इसका प्रकोप खेत में दिखाई देता है, तो लगभग 21 से 31% तक जो है वो फलियाँ खराब हो जाती हैं, मतलब इस रोग के द्वारा जो है वो नष्ट हो जाती हैं। और जो वेट लॉस होता है वो 26 to 47% जो है वो इसका वेट लॉस हो जाता है। देखिए, ये डिजीज़ जो होती है स्टूडेंट वो फंजाई के द्वारा होती है। और होता क्या है इसमें कि ये जो वाइट कलर का पाउडर होता है, वाइट सा पाउडर जो है वो फलियों पर, पत्तियों पर जमा हो जाता है, और ये पाउडर क्या करता है, ये क्लोरोफिल के प्रोसेस को होने में रोक देता है। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, पत्तियां, पौधे अपना भोजन बनाते हैं क्लोरोफिल की मदद से, वो क्रिया जो है वो बाधित हो जाती है, जिससे पौधों की सही वृद्धि नहीं हो पाती है, फलियां छोटी रह जाती हैं, और जो दाने बनते हैं उनकी ग्रोथ सही से नहीं हो पाती है, जिससे इसमें वेट लॉस जो है वो होने लगता है, और प्रोडक्शन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया इसके अंतर्गत होती है। और इस रोग को उत्पन्न करने वाला कवक संसार के विभिन्न भागों में, ठीक है, 352 परपोषी जातियों के ऊपर मिलने का उल्लेखित किया गया है, और इस कवक के विभिन्न क्रियात्मक विभेद अन्य फसलों जैसे धनिया, सौंफ, रिजका, उर्द, गोभी इत्यादि पर भी संक्रमण करते हैं। ठीक है, तो इसको जो पैथोजेंस होते हैं मोस्टली पॉल्ट्री मिल्ड्यू डिजीज के, इसके पैथोजेंस अदर क्रॉप्स को भी डैमेज करते हैं, मतलब कि पीस में तो डिफरेंट डैमेज करते ही हैं, साथ साथ अदर क्रॉप्स हैं जैसे कि आपका धनिया हो गया, सौंफ हो गया, रिचका हो गया, उर्द हो गया इत्यादि पर भी जो है वो संक्रमित करते हैं। तमाम प्रकार की पल्सेस क्रॉप्स हैं, ठीक है, उर्द हो गया, मूंग बीन हो गया, ठीक है,
और तमाम प्रकार के कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं जिसमें इसका प्रकोप जो है वो ज़्यादातर देखा गया है। ठीक है, कई सारे जो है वो आपके फल वाले पौधे हैं, जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, आंवला हो गया, ठीक है, उस पे भी इसके सिम्टम जो है वो, इसका प्रकोप जो है वो दिखाई देता है। तो इस प्रकार से कई सारी क्रॉप्स हैं जिसमें ये पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज जो है वो पाई जाती है। ठीक है, और इसके सिम्टम्स की बात करें स्टूडेंट, तो सर्वप्रथम इस रोग का पौधों की पत्तियों पर दिखाई देता है, हाँ, बाद में पौधे के दूसरे भागों पर फैल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके जो लक्षण होते हैं वो पत्तियों के ऊपरी भाग पर दिखाई देते हैं। ठीक है, पत्तियों पर दिखाई देते हैं और फिर धीरे धीरे वो तनों में और फलियों में भी फैल जाते हैं, मतलब कि पूरे वेजिटेटिव पार्ट्स में धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं फैल जाते हैं। ठीक है, और आरंभ में पत्तियों की दोनों सतहों पर सफ़ेद चूर्ण धब्बे, वाइट फ्लोरी पैचेस बनते हैं। पहले क्या बनते हैं? वाइट फ्लोरी पैचेस बनते हैं, मतलब सफ़ेद कलर के धब्बे कई जगह दिखाई देते हैं। बाद में वो धब्बे क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं और पूरे प्लांट्स को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो जिसको हाइफी होते हैं, ठीक है, जो ग्रोथ, जिसको हम जो ब्रांचेस नुमा स्ट्रक्चर में ग्रोथ करता है फंगस का, उसे हम हाइफी कहते हैं। हाइफी जो है वो जैसे जैसे बढ़ता है उसके पैचेस इंक्रीज करते हैं, वो पूरे प्लांट्स को डैमेज कर देता है। ठीक है, और बाद में तंतु, फली एवं तने इत्यादि के ऊपर भी बन जाते हैं। कहाँ बन जाते हैं? इनके तंतु में, फली एवं तने के इत्यादि ऊपर भागों में ये बन जाते हैं, मतलब कि सारे पार्ट्स में जो है वो इसके जो माइसीलियम होते हैं वो क्या होते हैं? फैल जाते हैं। तो ये चीज़ें इसमें होती हैं। और जैसे कि आप स्ट्रक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि देखिए कि शुरुआत में क्या होता है स्टूडेंट, कि ये सफ़ेद कलर का पाउडर नुमा जो है वो जमा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, शुरुआत में पत्तियों के ऊपर जो है वो सफ़ेद कलर का पाउडर इस प्रकार से धब्बे आकार में जो है वो स्पॉट्स में जमा हुआ दिखाई देता है, और फिर ये स्पॉट्स क्या होते हैं कि फलियों में फैल जाते हैं, तनों में फैल जाते हैं, मतलब और सारे पार्ट को डैमेज कर देते हैं। ठीक है, बाद में जो ये सफ़ेद कलर के स्पॉट्स होते हैं ये अन्य जगह पर जो है वो फैल जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सफ़ेद कलर के वो स्पॉट जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से, और इस प्रकार से फलियों में इसके स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके धब्बे जो है वो पौधे के अन्य भाग पर भी जो है वो फैल जाते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इससे क्या होता है कि जो क्लोरोफिल की प्रक्रिया होती है प्लांट्स में वो रुक जाती है। ठीक है, और रुक जाने से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि पौधे छोटे रह जाते हैं, फलियां छोटी रह जाती हैं, और इसमें क्या होता है कि वेट लॉस हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इसका वज़न जो होता है फलियों का वो कम हो जाता है, दाने हल्के हो जाते हैं। इस प्रकार से किसानों को काफ़ी लॉस उठाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद इस प्रकार से भी कैरेक्टर्स के दिखाई देते हैं। ये इसके स्पॉट्स हैं, सफ़ेद कलर का पाउडर जो है वो जमा होता है। इसके अलावा बात करेंगे तो इसका जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, अगर माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाए तो माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार के इसके स्पोर जो होते हैं वो दिखाई देते हैं इसके अंदर। अगर सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जाए तो इस प्रकार के स्पोर जो है इसके अंदर दिखाई देते हैं। ठीक, इसके बाद पहले धब्बे जो होते हैं छोटी छोटी रंगहीन कलंक चित्तियों स्पिक्स के रूप में बनते हैं, परंतु बाद में इनके चारों ओर, ठीक है, पाउडरी मास फैल जाता है। ठीक है, पहले क्या होते हैं इसमें छोटे छोटे चित्तियाँ जो है वो धब्बे दिखाई देते हैं, बाद में क्या होते हैं कि ये बड़े बड़े जो है धब्बों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसके कैरेक्टर दिखाई देते हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि यह पृष्ठीय चूर्ण समूह वास्तव में परजीवी का कवक जाल एवं जीवाणु होते हैं। ये क्या होते हैं? आपके फंजाई पैरासाइट्स होते हैं, और रोगी पौधों में वाष्पोत्सर्जन एवं शोषण क्रियाएं बढ़ जाती हैं तथा प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसके प्रकोप से क्या होता है कि आपके प्लांट्स के अंदर जो है वो जो ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया है और रेस्पायरेशन की प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है, और डिक्रीज क्या होती है? आपके फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसमें जो चूर्ण होता है वास्तव में क्या होता है?
परजीवी कवक जाल होता है एवं बीजाणु होते हैं। ठीक है, वो जो है वो पैरासाइट्स माइसीलियम होते हैं एवं स्पोर्स होते हैं। किसके स्पोर्स होते हैं? फंगस के स्पोर्स होते हैं, और वो जो है बिल्कुल फैल करके पत्तियों में चिपक जाते हैं, जिससे क्या होता है जो वाष्पोत्सर्जन किया होती है, ट्रांसपायरेशन किया होती है, वो क्या होती है पौधों में बढ़ जाती है, और रेस्पायरेशन की क्रिया भी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि पौधों के अंदर बहुत तेज़ी से वेट लॉस होता है, उनका वज़न कम होता है, जिससे उनकी ग्रोथ रुक जाती है, और जो दाने होते हैं वो छोटे रह जाते हैं, उनकी ग्रोथ भी कम हो पाती है, जिससे कि फलियों का वजन भी क्या होता है, घट जाता है, और प्रोडक्शन क्या होता है, लो हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर्स जो है इसके अंदर दिखाई देते हैं। और इस प्रकार की जो रोगी पौधे होते हैं छोटे रह जाते हैं और उन पर फलियां भी कम लगती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो रोगी पौधे होते हैं, डिजीज अफेक्टेड प्लांट्स होते हैं, उनकी ग्रोथ क्या होगी, छोटी हो जाएगी। जब पौधा, ठीक है, जब पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सही से नहीं हो पाएगी और ट्रांसपायरेशन और रेस्पायरेशन बहुत तेज़ी से होगा, तो वेट लॉस होगा, जिससे पौधे क्या होंगे, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी और वो छोटे रह जाएंगे। ठीक है, तथा भार में हल्की होती हैं। ठीक है, पत्तियों के जिस स्थान पर परजीवी का कवक जाल फैला रहता है, वहाँ की कोशिकाएं नेक्रोसिस के कारण मर जाती हैं। ठीक है, तो जहाँ पर इनका माइसेलियम फैला होता है, जहाँ पर इनकी स्पोर्स होते हैं, एक ग्रुप ऑफ स्पोर्स इन्होंने माइसेलियम, तो जो इनका माइसेलियम होता है जहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पर क्या होता है कि सही से प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाती है, मतलब कि वहाँ के जो टिश्यूज़ होते हैं, लीव्स की जो कोशिकाएं होती हैं, वो डेड हो जाती हैं, वो मर जाती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, नेक्रोसिस कहा जाता है। तो इस प्रकार से नेक्रोसिस की प्रक्रिया, नेक्रोसिस भी किसमें, लीव्स में नेक्रोसिस हो जाता है, जिसे फोटोसिंथेसिस वो है पौधे कम कर पाते हैं और पौधों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिल्कुल रुक जाती है। तो इस प्रकार से नेक्रोसिस की प्रक्रिया भी पत्तियों के अंदर हो जाती है। इसके बाद इसकी इटियोलॉजी की बात करें तो यह एक क्या है, जयपोषी यानी बायोट्रॉप्स है, यानी कि अविकल्पी परजीवी ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कवक है। ये किस प्रकार का कवक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट कवक है, मतलब कि कई सारे जो है वो इसका कोई अलग नहीं होता, मतलब कि एक ऑब्लिगेटिव ये ऑब्लिगेटिव बायोट्रॉप्स के अंतर्गत आता है, और इसका जो कवक जाल होता है वो बहुत परिवर्तित, अस्थिर, दीर्घस्थायी एवं प्रसिस्टेंट तथा पृष्ठीय, ठीक है, सुपरफिशियल एवं ब्राह पादपी इक्टोफाइटिक होता है। ठीक है, इसका जो ये जो है वो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, और ये किसी में जो है वो इसके जो कवक जाल होते हैं वो अस्थिर होते हैं, दीर्घस्थायी होते हैं, और इनका जो पृष्ठीय सुपरफिशियल होता है वो ईटोट्रॉफिक जो है वो होता है। इसके अलावा फिर इसके जो कवक जाल एवं कवक तंतु होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, पट्टयुक्त होते हैं, एक केंद्र की होते हैं एवं अल्पतपी शाखित होते हैं, और आशगांगो अप्रेनिस द्वारा पत्ती की सतह पर चिपके रहते हैं। ठीक है, और कवक तंतु परपोषी बाह्य त्वचा का वेधन करते हैं, और बाह्य त्वचा कोशिकाओं के भीतर एक लूप्ड एवं गोल कोष के रूप में फूल करके इनके चूस्कांग बनाती है, जो कि कोशिका से भोजन अवशोषण करके कवक जाल को पहुंचाता है। तो इस प्रकार से इनका जो है वो इनकी इटियोलॉजी होती है। इसके बाद डिजीज साइकिल की बात करें तो इनका जो एवक एरिसाइफी पोलिमोनी अनेक एक वर्षीय एवं बहुवर्षीय परपोषी पौधों पर आक्रमण करता है। ठीक है, एक वर्षीय एवं बहुवर्षीय पौधों पर ये आक्रमण करता है, और वैसे इसके क्लाइटोथियम भूमि में गिरे पौधे के रोगग्रस्त अवशेषों पर बनते हैं, और यह इन्हीं के द्वारा एक मौसम से दूसरे मौसम में जीवित रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इनके जो आसपास के खरपतवार होते हैं और प्लांट के जो अवशेष होते हैं, पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं, सर्वप्रथम ये अपना होस्ट उसको बनाते हैं और उस पर जीवन यापन करते हैं, और जब नई फसल हम लेते हैं तो फिर उस पर अपना प्रकोप दिखाने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो तमाम प्रकार के जो खरपतवार होते हैं, प्लांट के अवशेष होते हैं, उस पर शुरुआत में ये जर्मिनेट होते हैं, और फिर जब फसल की ग्रोथ होती है
नई फसल बोते हैं और उसकी ग्रोथ होने लगती है तो फिर उस पर ये अपना प्रभाव जो है वो दिखाने लगते हैं। ठीक है, और अगले मौसम में क्लाइटोथीसियम की विभिन्न भित्ति विघटन होने पर एस्क बीजाणु बाहर निकल जाते हैं और नई फसल की भूमि में समीप वाली पत्तियों से सबसे पहले संक्रमण करते हैं। ठीक है, और रोग का द्वितीय संक्रमण प्राथमिक संक्रमण से बने कवक जाल द्वारा उत्पन्न कोनिडियो से होता है और कोनिडियमों का प्रकोणन वायु द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका जो कोनिडियम होते हैं उसका जो प्रकीर्णन होता है वो किसके द्वारा होता है? एयर के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है। और ठीक है, और इसके लिए भारत में रोगावर्तन मटर भी उपस्थित प्रसूत कवक जाल द्वारा भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो अफेक्टेड प्लांट्स होते हैं उसमें प्राथमिक संक्रमण होता है और फिर इनके जो माइसीलियम होते हैं वो वृद्धि होते होते प्लांट के पास पहुंच जाते हैं और प्लांट को भी जो है वो डैमेज करने लगते हैं। तो इनका प्राइमरी और सेकेंडरी इनिकुलेशन जो है वो इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, और इनके जो कोनिडियम होते हैं उनका जो प्रकीर्णन होता है, डिसेमिनेशन होता है, वो वायु के द्वारा भी हो सकता है। यानी वायु के द्वारा हवा में इसके जो स्पोर्स होते हैं वो फैल करके एक पौधे से दूसरे पौधे में हस्तांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका डिसेमिनेशन होता है। इसके अलावा यदि बीजों का उष्ण जल उपचार किया जाए तब यह रोग कुछ कम उत्पन्न होता है। यह रोग शुष्क मौसम में अधिक होता है। ये कब होता है? जो ड्राई कंडीशन होती है, शुष्क मौसम होता है, नमी की मात्रा जो है वो इन्वायरमेंट में कम होती है, उस अवस्था में ये रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है। जनरली की आप देख रहे हैं फरवरी मार्च के महीने में इस रोग का प्रकोप ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, और ये चूड़ी तासिका रोगों के विकसित होने एवं प्रसार या फैलने में प्रमुख 3 पर्यावरण कारकों हैं: तापमान, आर्द्रता एवं प्रकाश। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया और ह्यूमिडिटी जो होती है, वो तीनों जो है फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट, जो कि आपके पॉडी मिल्ड्यू को डिसेमिनेशन में, फैलाने में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, इनके स्पोर्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो है वो आवश्यक होते हैं। टेम्परेचर जब अधिक होगा तो इस रोग का प्रकोप ज़्यादा होगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी कम होगी, यानी नमी की मात्रा जब ज़्यादा होगी इन्वायरमेंट में, ह्यूमिडिटी हाई होगी, तब भी इस रोग का प्रकोप ज़्यादा होगा। और लाइट का, ठीक है, लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, प्रकाश की गति तेज होगी, तब भी इसका प्रकोप ज़्यादा होगा। ठीक है, अधिक प्रकाश में भी ये बीमारी ज़्यादातर फैलती है। इसके अलावा एरिसाइफी पॉलिनोगी के कोनिडियो को अंकुरित होने के लिए 70% अपेक्षिकता, ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, इनके आवश्यक जर्मिनेशन के लिए जो है वो 10 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आवश्यक होता है और इनका जर्मिनेशन जो है वो 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अधिकतम होता है। और इसके जो कोनिडियल होते हैं जल की अनुपस्थिति में शीघ्रता से अंकुरण करते हैं, क्योंकि वाटर कंटेंट की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, तो जल की जब कमी हो जाती है, जब ड्राई कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, तो उस समय क्या होता है, खेत में जो है वो पानी की कमी हो जाती है। और पानी कमी हो, जब टेम्परेचर हाई होता है, पानी की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन जो होती है उनके लिए बेस्ट होती है। ठीक है, उसमें इनकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा तीव्र से होती है। अब इसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात करें तो इस रोग की रोकथाम जो है वो कई सारे स्टेप के द्वारा की जा सकती है, जैसे कि फसल की कटाई के बाद खेत में पड़े रोगी पौधे और शोषों को एकत्र करके जला देना चाहिए। ठीक है, तो जब हम फसल की कटाई करते हैं तो उसके जो प्लांट के बाई प्रोडक्ट्स बचे होते हैं, पर प्लांट्स के अवशेष होते हैं, उसको कलेक्ट करके जला देना चाहिए, जिससे कि इसके स्पोर्स जो है वो उसमें ना पड़े रह जाएं और फिर अगले वर्ष इसका प्रकोप ना होने पाए। और खेत में फसल लेने के पहले खेत की अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर देनी चाहिए, किसी प्रकार के खरपतवार उसमें नहीं होने चाहिए। ठीक है, और फसल की देर से बुआई करनी चाहिए तथा तरकारी के लिए मटर अगेती किस्म बोनी चाहिए। यानी कि जो हम सब्जियों के लिए जो मटर बोते हैं वो अगेती किस्म को बोना चाहिए,
ठीक है। और जो अदर हम ग्रेन के पर्पज़ से लेते हैं उसको लेट में बोना चाहिए, जिससे इस बीमारी से हम अपनी फसल को बचा सकें, ठीक है। और 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गंधक चूड़ 200 में स्प्रे करना चाहिए, ठीक है। गंधक चूड़ का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हम इससे जो है वो अपनी फसल को बचा सकें। तो कई प्रकार के केमिकल्स कंट्रोल हैं, बीजों को शोधित करके भी बोना चाहिए, जैसे का आपके थायरम हो गए, कार्बेंडाजिम हो गए, बाविस्टिन हो गया। इससे हम सीड को ट्रीटमेंट करके भी बोने से इस बीमारी से आप खेत को अपने बचा सकते हैं। तो हम कई सारे तरीके हैं प्रिकॉशन के लेकर के इस बीमारी से फसल को बचा सकते हैं। एवं जब इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा हो जाए तो हम केमिकली रूप से इरेडिकेट करके इस बीमारी से फसल को बचा सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।